नमस्कार दोस्तों, गोलचक्र के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और कैसे हैं आप लोग? इकोनॉमी की जो श्रृंखला चल रही है, मैं आपको बताते चलूं कि ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए उपयोगी है। कहीं से एक भी क्वेश्चन आपका हिलेगा नहीं, ठीक ना भैया? खैर, मेरा ये कहना है कि जो पिछला क्लास चला था वो वाला क्लास देखने के बाद ही ये वाला आप क्लास देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पिछला वाला जो क्लास चला था उसमें क्या क्या पढ़ाया गया था, अर्थशास्त्र क्या है, अरस्तु ने क्या बोला, एडम स्मिथ ने क्या बोला, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, है ना, अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र के घटक, ये सब सारी चीजें हमने देखने का काम किया था। फिलहाल मैं आपको बताते चलूं कि जो अर्थशास्त्र होता है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक अर्थ और दूसरा शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब कि धन संबंधी जब अध्ययन किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे भैया? अर्थशास्त्र बोलेंगे, ठीक है ना। अरस्तु ने इसको जो है घरेलू प्रबंधन का विज्ञान कहा। अच्छा, अर्थशास्त्र की एक और परिभाषा हो सकती है, जैसे अर्थशास्त्र एक प्रकार का ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसमें वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, इनका जो है क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वो क्या है? अर्थशास्त्र है। एक प्रकार का जो है सैद्धांतिक जो है ये नॉलेज देता है, ठीक ना भैया। अरस्तु ने इसको जो है अर्थशास्त्र को घरेलू प्रबंधन का विज्ञान कहा। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में प्रकाशित हुई थी उसको जो है अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। ऐसे ही अल्फ्रेड मार्शल हैं, ये बोल रहे हैं कि मानव जीवन की रोजमर्रा वस्तुओं का अध्ययन करना क्या है? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के प्रकार होते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है ना भैया। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है इसमें जो है इकाई पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता, ठीक है ना। ऐसे जो है इकाई पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही आपका जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है इसको बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे गरीबी, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर पूरा गरीबी के पैमाने को हम लेंगे। बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, मतलब कि ये जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के जो है डायमेंशन को जो है इंगित करता है समष्टि अर्थशास्त्र। अब अगर हम देखें तो भाई इसके जो घटक होते हैं, घटक मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो घटक थे, एक उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादन व्यवहार सिद्धांत, कीमत व्यवहार सिद्धांत। तो हमने बताया कि जो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत है इसमें उपभोक्ता की रुचि देखी जाती है, उपभोक्ता की आय देखी जाती है और देखा जाता है कि उपभोक्ता किन क्षेत्रों में ज्यादा निवेश कर रहा है या कौन से प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहा है। तो उसी हिसाब से उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का अध्ययन करने के पश्चात हम उत्पादन व्यवहार पर आते हैं और उसी हिसाब से उपभोक्ता के अनुसार क्या करते हैं? वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। और जब उत्पादन हो जाएगा तो हम एक कीमत निर्धारित कर देंगे, बेहतर कीमत, ताकि जो है उपभोक्ता उसको जो है खरीद सके। तो ये जो है हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक देख रहे हैं। तीन घटक हैं, कौन कौन से? उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन व्यवहार और कीमत व्यवहार सिद्धांत, ठीक है ना भैया। समष्टि अर्थशास्त्र के जो घटक हैं उसमें गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, मुद्रा, जो मुद्रास्फीति है ना, इसके अलावा भुगतान संतुलन, ये सब सारी जो है इसके समष्टि अर्थशास्त्र के घटक हो जाएंगे। फिलहाल पिछला वाला क्लास आप देखें, सारा कुछ हमने डिटेल से डिस्कस किया है, वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। आज बारी है, आते हैं इकोनॉमी को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, ठीक है ना। तो जो अर्थशास्त्र हमने पढ़ा था वो एक सिद्धांतिक अध्ययन था। जब उसी को हम व्यवहार में लाते हैं तो वही क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो इसको थोड़ा सा हम परिभाषा के रूप में देखते हैं, उसके पश्चात जो है फिर इसके कटराइजेशन को करेंगे। अर्थव्यवस्था किसी राष्ट्र के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, कि कह रहा कि अर्थव्यवस्था किसी राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए धन को केंद्र में रखकर, इसको ध्यान में रखिएगा कि धन को केंद्र में रखकर उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के लिए बनाई गई व्यवस्था क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। एक बार और परिभाषा देखिए, कह रहा कि अर्थव्यवस्था किसी राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए धन को केंद्र में रखकर, कहां पे भैया? किसको केंद्र में रखकर? धन को केंद्र में रख करके उपलब्ध संसाधन, जो हमारे भौतिक संसाधन है, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के लिए बनाई गई जो व्यवस्था होती है उसी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अतः जब हम अर्थशास्त्र के विज्ञान और सिद्धांत को व्यवहार में अपनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र सिद्धांत होता है, अर्थव्यवस्था जो है इसी सिद्धांत का व्यवहारिक स्वरूप होता है, प्रायोगिक स्वरूप होता है। अर्थात अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का प्रायोगिक या व्यवहारिक रूप होता है, ठीक है ना। एज इट इज आपको लिखना है, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं, बनाया हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, एज इट इज आपको पूरा कॉपी करना है, ठीक है ना भैया। वो आपका मैटर होगा, उस पर आपका रिसर्च होगा, ताकि आप कुछ एड ऑन कर सकते हैं ना। एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, यहां पर स्टैटिक तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डायनेमिक भी पढ़ाऊंगा, लेकिन हमेशा मैं आपके पास नहीं उपलब्ध रहूंगा ना। कभी कोई चीज बदलती है तो उसको, ताकि आप ऐड ऑन कर सकें अगर आपका नोट्स खुद का होगा तो। अर्थात किसी देश की अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के व्यवहारिक स्वरूप को प्रकट करती है। उदाहरण के तौर पर जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था इत्यादि। आते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार को लेकर के। देखिए इसके प्रकार को लेकर के बड़ा विवाद है। एडम स्मिथ की जो पुस्तक है दी वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें जो है कई प्रकार के जो है ऐसे पैमाने पेश किए गए जिससे विवाद और बढ़ गया अर्थव्यवस्था के प्रकार को लेकर के। हालांकि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया जा सकता है, इसको हम
देखेंगे कि एक है उत्पादन के आधार पर, दूसरा है अवस्था के आधार पर और तीसरा है अंतर संबंधों के आधार पर। भाई इसलिए मैंने जो है A4 साइज पे लिखा ताकि जो है कम समय में ज्यादा कंटेंट मैं डिलीवर कर सकूं और जल्दी जल्दी आप नोट्स बना करके जल्दी जल्दी रिवीजन करके जल्दी जल्दी सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है ना भैया। खैर मेरा अनुभव है भाई, मैं 30 साल का हो गया हूं, ठीक है ना। एक अच्छा खासा लंबा खासा जो है मेरे पास अनुभव है पढ़ने का और पढ़ाने का, दोनों का। ठीक है। खैर उत्पादन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये 3 प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होगी इसी को हम क्या कहते हैं, उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी इसको हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम केंद्रीय आयोजन अर्थव्यवस्था कहते हैं और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ये दोनों के तत्व पाए जाते हैं, मतलब पूंजीवादी भी और समाजवादी भी, जिसमें दोनों तत्व पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आते हैं अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था। अवस्था के आधार पर देखिए पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश और चौथी दुनिया के देश, ये सारा कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, ध्यान में रखिएगा। अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, एक खुली अर्थव्यवस्था होती है जिसे हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं और दूसरा जो है बंद अर्थव्यवस्था होती है जिसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। ओपन इकोनॉमी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि मतलब कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए खुली हुई हो तो उसको ओपन इकोनॉमी, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था सारे देशों की अर्थव्यवस्था से बंद चले तो उसको क्या कहते हैं, बंद इकोनॉमी कहते हैं। फिलहाल आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे हमको पढ़ना है उत्पादन के आधार पर, इसको हम राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा यही वाला पॉइंट है कि उत्पादन के आधार पर हमने 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पढ़ी थी। कौन कौन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या इसको जो है मार्केट इकोनॉमी मतलब बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा हमने देखा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको हम उत्पादन के आधार पर कह सकते हैं या फिर राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर भी कह सकते हैं। अब सुनना जरा, हम पहला पढ़ने जा रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के डायमेंशन से, प्री के डायमेंशन से, दोनों डायमेंशन से अर्थव्यवस्था से होने वाले सारी गतिविधियों में ये शब्द आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। खैर अगर मैं कहूं कि इसका विचार कहां पे आया, सबसे पहले किसने दिया, तो दी वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है एडम स्मिथ की, इसको ध्यान से सुनिएगा, एडम स्मिथ की एक पुस्तक है दी वेल्थ ऑफ नेशन, इसको जो है 1776 में प्रकाशित किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहीं पे अहस्तक्षेप की नीति दी गई, मतलब अहस्तक्षेप की नीति क्या होता है कि नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट आर्थिक गतिविधियों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसी को क्या कहा गया, अहस्तक्षेप की नीति कहा गया। मतलब कि एक खुली अर्थव्यवस्था की भांति व्यवहार करे जो बाजार की शक्तियों से रेगुलेट हो, जहां पर लाभ पे आधारित काम किया जा सके, जहां मांग पूर्ति ये सब सारी चीजें, कीमत ये सब सारी चीजें बाजार की शक्तियों पर निर्भर करें, ऐसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अच्छा एक चीज और भी है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर जो भौतिक संसाधन होते हैं ना भैया, इन भौतिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व ज्यादा होता है, सरकारी स्वामित्व एकदम नगण्य होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मार्केट जो है इकोनॉमी कहलाती है। फिलहाल इसको हम पढ़ के सुनाते हैं कि इसका जो विचार है सबसे पहले जो है दी वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अहस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत जो है एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव माना जाता है। नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट का किसी भी आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता को शो करता है। अब यहां पे देखिए कह रहा है कि उत्पादन मतलब कि भौतिक जो संसाधन या उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण नगण्य होता है। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये सबकी पॉइंट है कि राज्य का नियंत्रण नगण्य होता है, निजी स्वामित्व क्या होता है, अधिक होता है। किसका स्वामित्व, निजी मतलब कि प्राइवेट प्लेयर्स का जो है स्वामित्व अधिक होगा, अधिकार अधिक होगा। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए होता है। भाई यहां पर निजी लाभ ध्यान दिया जाएगा, यहां पर वेलफेयर नहीं ध्यान में रखा जाएगा, यहां पर केवल हम जो है प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं। मांग आपूर्ति और जो कीमत होती है ये बाजार प्रणाली तय करती है और हम लाभ पर ध्यान देकर के जो है उत्पादन को संचालित करते हैं। ठीक है ना भैया। फिर यहां पे कह रहा है कि आर्थिक क्रियाएं बाजार प्रणालियों पर निर्भर करती हैं। ये देखिए जो भी आपकी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बाजार प्रणालियों पर निर्भर करेगी। वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग आपूर्ति व कीमत बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं की विविधता तथा गुणवत्ता बनी रहती है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, प्रतियोगिता ज्यादा होगा, निवेश ज्यादा होगा, यहां पर जो है व्यापारी ज्यादा होंगे, यहां पर उत्पादक वर्ग ज्यादा होंगे। ठीक है ना। तो जायज है कि प्रतियोगिता का वातावरण अधिक होने के कारण उपभोक्ता बाजार डेवलप होता है। भाई ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं होंगी, सस्ती से सस्ती वस्तुएं होंगी प्रतियोगिता के कारण, तो कैसा बाजार होगा, उपभोक्ता बाजार होगा। ठीक है ना भैया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नेक्स्ट क्या है कि उत्पादक जहां अपनी रुचि के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं तो वहीं उपभोक्ता अपनी रुचि के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी कर सकता है।
ठीक ना भैया। मतलब कि वह भी अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है, उपभोक्ता भी, और जो उत्पादक वर्ग है वह भी अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है, अपनी रुचि के अनुसार जो उत्पादन कर रहा है, ये अपनी रुचि के अनुसार जो है खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर जो उद्देश्य होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, यहाँ पे अधिकतम लाभ होगा, एक मैक्सिमम प्रॉफिट पे आधारित काम करता है, निवेश और उत्पादन की आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पे होती है। ठीक ना। यहाँ पर कौन कौन से देश शामिल हैं, जैसे टोटल जितने विकसित देश है ना, ये विकसित देश चाहे अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, इटली हो, ये सब देश पूंजीवादी देश के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि पूरा यूरोप हो गया, इधर उत्तरी कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका का कॉन्टिनेंट हो गया, तो ये सब जो है देश कौन से देश हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। हालांकि इसकी आलोचना भी की जाती है, ध्यान में रखिएगा, किन किन आधारों पर। जैसे यहां पर मौलिक अधिकारों का हनन आपको दिखाई पड़ेगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पाता, क्योंकि निजी क्षेत्र राज्य की परिभाषा, जैसे हम थोड़ा सा संविधान की बात कर लेते हैं, जब हम जो है फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद जब हम 12 पढ़ते हैं, या फिर जो हम डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का अनुच्छेद जब 36 पढ़ते हैं, तो यहां पर राज्य की परिभाषा दी गई है, और राज्य की परिभाषा से आशय उन सारी संस्थाओं से है जो सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालित की जाती हो, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। और यही राज्य जो होते हैं मौलिक अधिकारों की क्या लेते हैं, गारंटी लेते हैं। मौलिक अधिकार को प्रदान कौन करता है, राज्य प्रदान करेंगे। भाई सीधी सी बात है कि निजी क्षेत्र राज्य की परिभाषा में जब शामिल ही नहीं होंगे, बाहर रखे जाएंगे, तो जायज है कि मौलिक अधिकारों की तो गारंटी खत्म हो जाएगी ना। इसीलिए हम कहते हैं कि नई आर्थिक नीति 1991 के बाद जब एलपीजी मॉडल लाया गया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो है लिबरलाइजेशन, तो वहां पर निजी प्लेयर की भूमिका ज्यादा बढ़ी, और निजी प्लेयर की भूमिका ज्यादा बढ़ने से क्या हुआ, मौलिक अधिकारों का संरक्षण खत्म हुआ या मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। पहली आलोचना। दूसरी आलोचना कि सामाजिक कल्याण को जो है ये नजरअंदाज करता है, ये केवल प्रॉफिट पर काम करता है, नजरअंदाज सामाजिक कल्याण को करता है, और भारत एक समाजवादी देश है, इस डायमेंशन से इसकी आलोचना की जा सकती है। ठीक है ना। यहाँ पर आय असमानता को भी जन्म मिलता है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि धारणी विकास सारा प्रोत्साहित नहीं करता है। धारणी विकास हमने पढ़ा था, सतत पोषणी विकास या धारणी विकास, मतलब कि सीधा सा है कि भौतिक संसाधनों का प्रयोग हम इस कदर करें कि आने वाली पीढ़ी पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े। लेकिन हम भौतिकतावादी, हम जो है पूरी तरह जो है प्रजातीय श्रेष्ठता के दंभ में जी रहे हैं, ऐसे जो है कि इसका उपयोग इस प्रकार कर रहे हैं कि मानो कि मतलब कि जो है सारा चीज खत्म हो जाएगा हमारे बाद। तो कुल मिला जुला करके जो है जहां पे लाभ होगा वहां पे जो है ये धारणी विकास हतोत्साहित होगा और पर्यावरणीय नैतिकता का पतन होगा। तो ये सब सारी चीजें आलोचना के अंतर्गत आप शामिल कर सकते हैं। तो ये हमने पूरी तरह अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के प्रकार और अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन के आधार पर या सरकार या राज्य की भूमिका के आधार पर वहां देखा। पहला पॉइंट अभी देखा हमने क्या कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब एक मेंस का हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, क्या यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक है, तर्कसंगत व्याख्या आपको करना है। ये आपको जो है 200 शब्दों में करना है, ठीक है ना भैया, 200 शब्दों में। तो आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। कल मिलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के साथ। ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको।